नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। अरे रामू, घर की सफाई हुई या नहीं? जल्दी से चाय का पानी आंच पर चढ़ाओ। सवेरे सवेरे अम्मा की आवाज़ से अचानक मेरी नींद खुली तो देखा वे नौकरों को अलग अलग निर्देश दे रही थी। पूरे घर में हलचल मची थी। आज गरीब रथ से जया दीदी आने वाली है। जया दीदी हम बहनों में से सबसे बड़ी है। उनकी शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में हुई है। साथ में दोनों बच्चे व जीजाजी भी आ रहे हैं। अम्मा चाहती है कि इंतजाम में कोई कमी न हो। तभी बाबूजी की आवाज़ आई, अरे बैठक की चादर बदले की नहीं? मेहमान आने ही वाले होंगे, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। कभी कभी तो आप आते हैं बेचारे, उनको छुट्टी भी कहाँ मिलती है। तभी अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ी। अरे नीना, तू तो ऐसे ही बैठी है, और यह क्या? मुन्नू तो एकदम गंदा है। चल उठ, नहा धोकर नए कपड़े पहन, और हाँ, मुन्नू को भी ढंग से तैयार कर लेना, वरना मेहमान कहेंगे कि हमने तुम्हें ठीक से नहीं रखा। अम्मा की बातें सुनकर मन कैसेला हो गया। मैं भी शादी के बाद जब एक दो बार आई थी तब घर का माहौल ऐसा ही रहता था। पहली बार जब मैं शादी के बाद मायके आई थी तब सब कैसे खुश हुए थे। क्या खिलाए, कहाँ बैठाए, लग रहा था जैसे मैं कभी आऊँगी ही नहीं। लेकिन इतने दिन ऐसा आदर सत्कार मुझे मिला। ससुराल जाते ही सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, फिर बहाने से यहाँ लाकर बैठा गए। दरअसल मुझे सफ़ेद दाग की बीमारी थी, जिसे छुपाकर मेरी शादी की गई थी। फिर घर की प्यारी बेटी, जो पिता की आंखों का तारा व माँ के लिए नाज थी, के साथ शुरू हुआ एक नया अध्याय। जो पिता मेरा खुला दिल से इलाज करवाते थे, उन्हें अब मेरी जरूरी दवाई भी बोझ लगने लगी। माँ को शर्म आने लगी कि आस पड़ोस वाले कहेंगे कि बेटी मायके में आकर ही बस गई। भाई बहन के भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते थे। अभी यह लड़ाई चल ही रही थी कि पति का बोया हुआ बीज आकर लेने लगा। खैर, जैसे तैसे मुन्नू का जन्म हुआ। नाते में जन्म की जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी किसी में नहीं दिखी। बस एक कोरम पूरा किया गया। धीरे धीरे मन्नू 3 साल का हो गया। तब मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठकर ताने सुनने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो वो और लड़कियां भी ले आई। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगी और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। अब मुन्नू 4 साल के होने पर मैंने उसे पास के प्ले स्कूल में भर्ती करा दिया। अब मेरे पास समय भी काफ़ी बचने लगा, जिसका सदुपयोग मैं अपने सिलाई सेंटर में किया करती थी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफ़ी बढ़ जाने के कारण मुझे 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई। नई भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू में तो वे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। बाबूजी बाजार से मुन्नू के लिए उन्हें ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी, चिल्लाकर बोली, बाबूजी, घर में अब यह फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसा ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन मुन्नू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर में माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और बाबूजी की भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का न बोलना मुझे भीतर तक
बीत गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हें बाबूजी की तो मैं भी संतान हूँ। मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियाँ इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर उनका हक नहीं रहता। ख्याल जैसे तैसे मन को मनाकर मैं फिर सामान्य हो गई। मन्नू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। अब आसपास के गांव की लड़कियां और महिलाएं भी आने लगी थी। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ पर रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया था, परंतु मेरे कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे लेती ना, वे मान गई थी। कुछ पैसे मैं भविष्य के लिए बैंक में भी जमा करा देती थी। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। घर में भाभी की चिक चिक बदस्तूर जारी थी। माँ पिताजी के पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वे अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। ताकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वे घर का कामकाज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया था। उन्होंने खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाती थी। मुझे देखते ही वे बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने बुनबुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बैठाए आराम से खाना जो मिल जाता है, मुफ्त के खाने की लोगों को आदत लग गई है। अरे जितना खर्चा इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख ले। सुनकर हाथ का कोर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रही हूँ। फिर खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन में काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी, लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन उनकी बातें मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी क्षण मैंने एक फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूँगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा जी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर मैं ज़बरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती कैसा घर जहाँ वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। सिलाई सेंटर में लड़कियों की भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो सेंटर की एक शाखा और खोल ली। मन्नू भी दिनों दिन बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में जुटा था। पढ़ने में वह काफ़ी होशियार था, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। अम्मा बाबूजी का हालचाल फ़ोन से ही पता चल जाता था। कभी कभार मुन्नू से मिलने के लिए वे आ भी जाते थे। अब मेरा काम बहुत बढ़ गया था। मैंने एक बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थी। मेरा बुटीक ऐसे चल निकला कि मुझे कपड़ों की निर्यात का भी ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। अब मुन्नू भी MBA कर मेरे आयात निर्यात का काम देखने लगा था। उसके बारे में मुझे एक चिंता थी कि उसकी शादी कर दूं। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसिन गिनता आंटी मिली। कहने लगी कि तुमको पता है तुम्हारे मायके का क्या हाल चल रहा है।
मेरे इनकार करने पर उन्हें बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारी भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबू मुझसे मिले थे। वे किसी वृद्धा आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वे वृद्धा आश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुनकर मैं रो पड़ी। ओह, मेरी अम्मा बाबूजी की यह हालत हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरा मन धिक्कार उठा। यहाँ मेरी वजह से कई परिवार चल रहे थे और वहाँ मेरे अम्मा बाबूजी की यह हालत हो गई। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, बहुत हुआ अब और नहीं, अम्मा बाबूजी को यही लाऊंगी। अगले ही दिन गाड़ी को लेकर मैं और मुन्नू उनको लाने के लिए घर गए। हमें देखते ही वे रोने लगे। हमने उन्हें चुप कराया, फिर सांस चलने को कहा। अभी वे कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गई और अपना वही अनगरल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना कहा, हमें जाने दो बहू। माँ बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। मुझे लगा आज मैं हवा में उड़ रही हूँ। आज मैंने जिंदगी की जंग को जीत लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।